Very good evening, everyone, and welcome to today's session. How you are feeling right now? Great. So, जब आप किसी से बात करते हैं, तो क्या आप अपना चेहरा ढक लेते हैं? This is my question. फर्ज कीजिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला घूंघट पहन कर बैठ जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये दीजिए, घूंघट खुलने शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। यानी दिमाग खुलने से पहले घूंघट का खुलना बहुत जरूरी है। इट मीन्स कैमरास ऑन कीजिए। वो पेरेंट जो वाकई में चाहते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, वो पेरेंट्स और वो एस्पायरिंग टीचर्स, कोचेस और वो लोग जो वाकई में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वह एक तरह से मेरा मैसेज है कि वो अपने कैमरा को ओपन करके बैठें ताकि दिमाग के खुलने की संभावनाएं और बढ़ जाएं। So myself Neeraj Malik and I am founder of Success Legacy. Success Legacy क्या है? Success Legacy is one-stop solution for all those people who really want to add some value in their life. At the same time, they want to contribute this world with their values and with their huge blessings. और इस काम में उनका साथ देने के लिए ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। इट मीन्स न सिर्फ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम, बल्कि जो लोग इस नोबल प्रोफेशन में आकर लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, उन तक पहुंचने की और उन्हें अपने गोल तक पहुंचाने की, उनकी लाइफ का वो बड़ा पर्पस जिसको वो डिजर्व करते हैं, उसे फाइंड आउट करने में उन्हें हेल्प करने के लिए एक ऐसी मुहिम है, एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आउट ऑफ वे जाकर लोगों को हेल्प करता है। और इस बात को पिछले 2.5 साल में हमारे पार्टिसिपेंट्स मान चुके हैं। काफी सारे ऐसे करियर हैं जो सक्सेस लीगेसी के अस्तित्व में आने के बाद शुरू हुए हैं। Fortunately, I'm not the only one founder of this company. One more person is there, Anurag Suryavanshi, who is there, and उनका सपोर्ट सक्सेस लीगेसी को मिलने से इसे ऊंचाइयों को छूने में हेल्प मिली। उनका ट्रेनिंग इंडस्ट्री का वास्ट एक्सपीरियंस हेल्प करता है कोचेस को यहाँ पर। स्किल डिलीवरी तो बहुत आसान है, जो कि ऑब्वियसली मैं करती हूँ इस कंपनी में, लेकिन उस स्किल को सही तरीके से एज ए कोच, एज ए ट्रेनर बोलना, बताना और लोगों की लाइफ में वो चेंज लाने के लिए अपना वैल्यू सिस्टम और अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना, एक कोच का विजन कास्ट करना। यानी जब तक आपके पास विजन नहीं है, तब तक आप लाइफ में कहां पहुंचेंगे जब आपको पता ही नहीं आपका डेस्टिनेशन क्या है। और जब भी ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं तो माइंड को लगता है ये तो कभी भी अचीव हो जाएगा, और ये हमारे स्टूडेंट जानते हैं, जिसे माइंड कहता है ना ये तो कभी भी कर लेंगे, उसे हम कभी नहीं करते हैं। होता है ऐसा? छोटा सा एग्जांपल सुनना चाहेंगे? क्विक। चलिए, आप पैकिंग कर रहे थे और आपने देखा कि ये चीज यहां पर रखी है, चलो पैक करके बैग में रख देते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा एक काम करते हैं, दरवाजे के आसपास कहीं रख देते हैं, चलते वक्त उठा लेंगे। लेकिन 90% केसेस में आप वो चीज उस वक्त जरूर भूलते हैं जिसे आपने उठाकर बैग में नहीं रखा। यानी आपको लगा था इसे तो कभी भी उठा लेंगे चलते फिरते, लेकिन उसके बावजूद आप उसी को सबसे पहले भूल के आए हैं। और जैसे ही अक्सर आप एक सब्सटैंशियल डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं, तभी याद आता है अरे ये चीज तो अभी रह गई। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कम ऑन। मुस्कुराहट आ रही है, यानी घूंघट खुलने के बाद दिमाग खुलना शुरू हो गया है। दैट्स गुड। सो जिन लोगों को दिमाग खोल कर रखना है और जिन लोगों को वाकई में इस सेशन से वैल्यू चाहिए, उन लोगों को कैमरा ओपन करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ लोग बाय चांस ड्राइव कर रहे हैं या बाहर हैं, तो आप कैमरा ऑन ना करें, नहीं तो आपका पूरा फोकस यहीं पर होगा। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, लेकिन इसे एक्सक्यूज ना बनाए बाकी लोग।
Getting it? So today's session is about parenting. पेरेंटिंग के ऊपर बहुत टाइम से बात हो रही थी, लोग कह रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर, आप स्पेशली सेशंस की, तो हमने एक सीरीज ऐसी चलाने की, एक ऐसी सीरीज को लाने का एक थॉट प्रोसेस रखा कि क्यों ना एक कॉन्ट्रीब्यूटरी सीरीज चलाई जाए जिसमें हम लोगों को नॉलेज भी दें, स्किल भी डिलीवर करें, लोगों को जोड़कर फिर से एक बार अपने जो ऑलमोस्ट हम पिछले 2.5 सालों में लगभग 350 सेशंस कॉन्ट्रीब्यूटरी कर चुके हैं, जिनमें वेबिनार्स इंक्लूडेड नहीं है, ऑनलाइन सेशंस। आप चाहें तो जाके सक्सेस लीगेसी के यूट्यूब पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। एट द सेम टाइम इस सीरीज का फर्स्ट सेशन भी अगर आपको सुनना है तो आप जाकर यूट्यूब के चैनल पर देखेंगे। उसकी वजह यह है कि आज का सेशन उसी की कंटिन्यूटी में होगा। इट्स अ सीरीज, हर सेशन में अलग अलग चीजें होंगी। सक्सेस लीगेसी कभी भी अपने वेबिनार भी सेम नहीं करता है। बाय द वे, हमारे वेबिनार भी एक रटे रटाए फॉर्मेट पर कभी नहीं होते हैं, हमेशा वहां पर हर चीज का नया पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। अगर इसको भी आप देखना चाहते हैं, सक्सेस लीगेसी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमारे कम से कम 30+ वेबिनार्स एनएलपी के लिए है। अगर आपने वहां पर जो वीडियोस अपलोडेड हैं अगर देखनी शुरू की, तो आधे से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसे ही समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। कोचेस को अगर कंटेंट चाहिए सबकॉन्शियस पर, सो सक्सेस लीगेसी यूट्यूब चैनल इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा हमारी 4 कॉन्ट्रीब्यूटरी सीरीज हैं, 3 मोर आर देयर। एक बुधवार को सुबह 6 बजे, जो कि नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है, स्पेशलाइज्ड मेडिटेशंस जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सेकेंडली, सैटरडे को रात को 9 बजे अनुराग सूर्यवंशी के इंस्टा पर 30 मिनट का क्रिस्पी सेशन होता है, बट हाईली वैल्यूएबल। आपकी लाइफ के अंदर जिन चीजों को आप शायद ढूंढ रहे हो सकता है खोजते हुए वहां मिल जाए। And the third, yes, of course, it's me on Sunday. नीरज मलिक, yes, NLSS मास्टर नीरज के चैनल पर भी ये इंस्टा पर संडे को 7 बजे ये सेशन होता है, जहां मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस सिखाती हूं जिसे एक आम इंसान भी बहुत इजीली सीख सकता है। ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए। एंड नाउ टुडे टॉक अबाउट पेरेंटिंग। ऐसा क्या है कि पेरेंटिंग सिखाने की जरूरत पड़ रही है? घबराइए नहीं, मैं नहीं सिखाने वाली हूं, ठीक है। मैं सिर्फ उन लोगों को सिखाती हूं जो कोच बनना चाहते हैं, जिनके दिमाग लाके हम खोल देते हैं एनएलपी में और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को, ताकि वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर सोच सके। यहां पर आज आपको इस सब्जेक्ट के बारे में वो बताएंगी जिनका मुझसे भी शायद डबल एक्सपीरियंस है, जो एज में भी मुझसे डबल के लगभग हैं। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट टू इंट्रोड्यूस हर एंड आई लव हर, क्योंकि उनकी स्माइल इतनी प्यारी है और वो इतने अच्छे से इस कंसेप्ट को समझाती हैं। सो आई रियली लव हर फॉर दैट क्वालिटी एंड शी इज एक्सीलेंट इन दिस। और आज वही आपको इस सेशन में एज अ पेरेंट आपको किस तरह से अपने बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे हमें ना जल्दी ट्रिक्स बता दो, टूल्स बता दो। कैसे? आप एक बात समझिए, अगर पावर विदाउट क्लैरिटी दे दी जाए तो क्या होगा? इज इट गोइंग टू वर्क? नो। यानी कि आपको समझना होगा मुझे कौन सा टूल कब किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। वो कैसे आएगा वो नॉलेज आपके पास? उन्हीं सब चीजों के लिए ये सेशंस हैं जो सीरीज वाइज चलेंगे। यानी सबसे पहली चीज ऑब्जर्वेशन, एक पेरेंट में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो अभी जल्दी से वीणा गुप्ता जी, जिनका ऑलमोस्ट 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, अलग अलग तरह से ह्यूमन बिहेवियर पर उन्होंने वर्क किया है और इसी एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने पेरेंटिंग में, स्टूडेंट बिहेवियर पर, बच्चों के साथ बिहेवियर में काम करते हुए अपने इस काउंसलिंग फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस, ऐसी ऑब्जर्वेशंस वो आपको देंगी जो एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे ECSF कोच के रूप में वो हमारे साथ हैं। और यहां पर इस एज में
उन्होंने अपना एक इतना बड़ा विजन बनाया है, सक्सेस लीगेसी के साथ मिलकर वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। एज ए कोच खुद को और आगे लेकर जाना चाहती हैं, एंड शी इज लर्निंग दैट न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, एंड शी इज अ प्रैक्टिशनर ऑफ दिस विद सक्सेस लीगेसी. So I really thank Veena Gupta ji. Thank you so much. Accompany Success Legacy. और डेफिनेटली इस बिग मिशन में सक्सेस लेगेसी आपके साथ है, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर लोगों को तक वो वैल्यू पहुंचाएं. सो आई इनवाइट वीना गुप्ता फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच. ओवर टू वीना जी. थैंक यू. नमस्कार. गुड इवनिंग. थैंक यू मैडम. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कल वाला भी रिकॉर्डिंग देख ली. थैंक यू YouTube पे डालने के लिए. तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हेलो. यस वीना जी, वी कैन हियर यू. ओके. तो आज एक पेरेंट, एक ग्रैंड पेरेंट अपने बच्चों से बात कर रहा है. क्योंकि सेशन में एज के हिसाब से मैं सबसे बड़ी हूँ. तो इसलिए आज हमने जो पहली सीरी में हमने किया था कि एक पेरेंट में कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए जब हमने पेरेंट बनने जाना है. जैसे अब हम कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें क्या है कि हम उनको बताते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो वो मुझे वही मेरे लिए काम को असाइन कर देते हैं कि यस आप फिट हो. तो आपको उसी समय क्या मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है. सेम अब हमने जो पेरेंट बनना है उसके लिए जैसे ये मैंने पेशेंस, एक्सेप्टेंस, रूल्स, एक्सेप्टेंस, रूल्स, इमोशनल स्ट्रेंथ आप देख रहे हो, नर्सिंग और टाइम, इम्पोर्टेंस, नेचर, गोल, ये सब जो है पेरेंटिंग के वर्ड्स को हमने उसके मीनिंग से देखा कि एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो बड़ा पावरफुल है. तो पेरेंटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी कितने हैं हमारे अंदर उनको चेक करके जब भी हमने पेरेंट बनने जाना है, जहां हम पेरेंट हैं तो हमें अपनी ये क्वालिटीज को चेक करने के बाद इसको और बढ़ाने की कोशिश करनी है. जैसे हम देखते हैं ना कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ तो है, और इस अगर मैं इनमें से किसी में भी वीक हूं तो उसको मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूं. तो ये तो थे एक कुछ पॉइंट्स पेरेंट की में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए पेरेंट बनने के लिए, कैसे कैसे उसको, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण एक बहुत लंबा सफर है. आज ही सुबह मैं सतगुरु जी की एक वीडियो पेरेंटिंग पे सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक कपल का झगड़ा हो रहा था कि एक पार्टनर कहता है कि हम तो डॉग लेंगे, हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे. एक कहता नहीं हमें बच्चा चाहिए. तो वो अपने काउंसलर के पास गए कि हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए. तो काउंसलर ने जवाब दिया, अगर कारपेट गंदे करवाने हैं तो पप ले आओ, अगर अपनी जिंदगी को परेशानियों में डालना है तो बहुत मेहनत करनी है तो फिर क्या है, बच्चा ले लो, चॉइस आपकी है, खराब तो होगा ही होगा. तो ये कुछ फन भी हैं तो जो मैंने आज सतगुरु जी से के मुख से सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इनका आपके साथ में शेयर करूं. तो उसके बाद क्या है कि पेरेंटिंग को इतनी ज्यादा हम क्यों सोच रहे हैं कि पेरेंट बनने से पहले हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है. तो जो मैंने पहले पीछे कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, आज थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, हमारा लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया. हमारी लाइफ 100% चेंज हो गई है, क्योंकि पहले वाली लाइफस्टाइल हमारे पास रही नहीं. बच्चों के पास टैलेंट बहुत ज्यादा हो गया, पेरेंट्स के पास जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, फैमिली चेंज हो गई, और उसके बाद क्या है कि टॉलरेंस की पेरेंट्स में भी कमी होगी. होल इन्वायरमेंट में इतना स्ट्रेस बढ़ गया कि उसके कारण जो पेरेंटिंग में पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा टॉलरेंस की जरूरत है, और बच्चों के अंदर भी ज्यादा नॉलेज के कारण
टॉलरेंस कम होगी। तो इससे क्या है कि हमने रिसर्चेज आई कि फिर क्या किया जाए। तो कुछ रिसर्चेज में देखा गया कि पेरेंट्स का कौन सा स्टाइल है पेरेंट के पेरेंटिंग में। ज्यादातर लोग जो पेरेंट हैं उनकी पेरेंटिंग के डिफरेंट पेरेंट्स को इंटरव्यू करने के बाद रिसर्चेस की गई। उनके जो रिसर्चेस से पेरेंटिंग पहले 3 तरह की बताएगी, फिर उसमें एक और ऐड किया गया। तो सबसे पहले जो पेरेंटिंग बताएगी टीचिंग पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। तो इसमें क्या है कि पेरेंट जो होता है बहुत स्ट्रिक्ट, आई नो यू डोंट नो। आगे जो ऑब्जर्वर पेरेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आई नो यू नो होता है। तो इस पेरेंटिंग में क्या है, बच्चे को फुल पेरेंट्स अपने साथ इंक्लूड करके चलते हैं। तो उसके बाद क्या है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में क्या है, पेरेंट बॉदर ही नहीं करते, बच्चा कुछ भी करे, ये तो अभी बच्चा है, बड़ा होगा कुछ बन जाएगा, कोई बात नहीं, अभी क्या फिक्र करना है। उनको तब पता चलता है जब बच्चा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आप पेश करता है, उनको पता चलता है कि ये तो बहुत खराब हो गया। तो ऐसे इन्वॉल्व और अनइन्वॉल्व पेरेंट हमने डिटेल में किया था पिछली वीडियो में। तो जो इन्वॉल्व पेरेंट होता है वो हर चीज को बारीकी से देखेगा। अनइन्वॉल्व क्या है, वो बॉदर ही नहीं करता। आप देख रहे हो कि अनइन्वॉल्व बच्चा कैसे अपने फादर का ध्यान खींचना चाहता है लेकिन फादर उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, वो अपने एक पिक्चर में आप देख रहे हो कंप्यूटर में बिजी है, फोन पे लगे हैं, वो बच्चा बेचारा देख रहा है कि मुझे देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जो स्मार्ट पेरेंटिंग है, क्योंकि आज हमें जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं पेरेंटिंग में, उसमें क्या है स्मार्ट पेरेंटिंग के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब रोल मॉडलिंग वाली पेरेंटिंग तो रही नहीं जो पहले थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, हर चीज डिवीजन ऑफ लेबर से हो जाता था और पेरेंट की भी लर्निंग ऑटोमेटिक थी, बच्चों की जो कमांड थी वो भी ऑटोमेटिक थी, तो इसलिए कोई लर्निंग वाली बात नहीं होती थी। अब मॉडर्न पेरेंटिंग में हमें क्या करने हैं, तो आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मॉडर्न पेरेंटिंग के लिए वो ही पेरेंट मॉडर्न पेरेंटिंग कर सकेंगे जिनके पास अवेयरनेस होगी। तो आज अवेयरनेस का सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि बिना अवेयरनेस के कोई भी काम नहीं होता। अगर हमने कन्विंस ही नहीं हुए, अगर हमारी वही सोच है कि नहीं नहीं बच्चों के लिए कुछ नई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो पेरेंट्स ने ही कमांड करना है, पेरेंट्स के आगे नहीं बोल सकते बच्चे, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, बच्चों को वैसे करना चाहिए। जब बच्चों को हम क्रिटिसाइज करें, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर डिफेंड करते रहें और हम सोल्यूशन मोड में नहीं आएंगे, कन्विंस नहीं होंगे, तो क्या होगा, हम मोटिवेट भी नहीं होंगे, तो लैक ऑफ मोटिवेशन होगा हमारा। जब हमारे पास मोटिवेशन नहीं होगा उसके बिहेवियर को राइट टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करने का, क्योंकि पेरेंट तो ज्यादा बिहेवियर को कहते हैं जब कोई बिहेवियर सामने आया है उसको करेक्ट करो, ये है ओल्ड मेथड। लेकिन अब क्या है कि नए मेथड से हमें बिहेवियर को चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कन्विंस भी होना पड़ेगा, हमारे अंदर मोटिवेशन भी हो पेरेंट्स के अंदर कि हमें नई नई चीजें सीखने की जरूरत है, और उनकी कमिटमेंट हो कि ये जितना बाकी बच्चे की बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो फिजिकल के बाद साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को, स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करना भी उतनी ही नीड है। तो उसके लिए जब हम कमिटेड होंगे तभी हमारे अंदर विलिंगनेस आएगी। लर्निंग कब होती है, जब विलिंगनेस होती है। तो जब हमारे अंदर विलिंगनेस आ जाए तो एक्शन करने का हम रेडी हो जाते हैं, हमारे अंदर एक्शन लेने वाली भावना आ जाती है। उससे क्या होता है कि हम हेल्पफुल हो जाते हैं। हमारे अंदर जो पहले बच्चे का जो बिहेवियर देख करने से हमें लगता है कि हम तो अनेबल हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो सिचुएशन है हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इससे क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है वो सेल्फ डिफीटिंग ना होकर सेल्फ रेगुलेशन में आएगा, कि हमें समझ आएगी कि हमने किस चीज के लिए
कब बच्चे को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी हम तभी बनाएंगे, हम कन्विंस होंगे, हम मोटिवेटेड होंगे, तो हमारी कमिटमेंट होगी बच्चे के प्रति कि हमने जिसको दुनिया में लेके आए हैं, इसके लिए जो भी हमें स्पेशल एफर्ट्स करने हैं वो हमने करने हैं। तो उसके बाद विलिंगनेस और उसके बाद एक्शन आ जाएगा हमारा। तो अब हम देखते हैं आगे चिल्ड्रंस रिलेटेड चैलेंजेस क्या आ रहे हैं पेरेंट्स को। तो आज पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा पेरेंट जो क्राइसिस में आ रहे हैं, और स्पेशली जब से कोविड-19 हुआ उसके बाद तो बच्चों के पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। फूड की प्रॉब्लम तो बहुत देर पुरानी है। फूड क्यों बच्चे रॉन्ग डिमांड क्यों करते हैं, आउटसाइड जंक फूड क्यों मांगते हैं, उसका एक रीजन है। क्योंकि ये चैलेंज हमारे सामने क्यों आया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से क्या है कि बच्चे अपने टीवी पे कार्टून देखते हैं, उनके जो वहां पे वो बच्चे ऐड देखते हैं। अब देखो मैकडोनल्ड का नाम ले लो, बच्चों को इमीडिएटली क्या है, उनकी खाने की इच्छा हो जाएगी। अब अगर बच्चे को जंक फूड चाहिए और पेरेंट उसको कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स गुड फॉर हेल्थ, हेल्दी फूड लो, तो पेरेंट की ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि बच्चे को फूड कैसे, उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है कैसे पूरी करें, कन्विंस कैसे करें। अगर तो वो देखो बहुत से अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो क्या है, बच्चे के अंदर सुप्रेशन आ जाएगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं से गलत ढंग से वो फूड खाएगा जरूर। क्यों कि उसके अंदर जो डिजायर पैदा हो गई है उसने पूरा करना है, उसके लिए कोई ना कोई टेंट्रम करेगा, कोई रॉन्ग मेथड अपनाएगा। वही आज बच्चे पेरेंट्स के सामने सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, इवन छोटे बच्चों से लेकर फूड की प्रॉब्लम ज्यादा चैलेंज क्यों बन गया, क्योंकि शॉर्टकट वे से चलते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे की भी अगर हम कहते हैं कि 8-9 महीने का, साल का बच्चा जब उसकी हम शुरू करते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम है फूड की। तो पेरेंट्स आते हैं जी इसकी फूड की बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी फूड की प्रॉब्लम क्यों है, इसलिए कि हम उसको फेमिलियर नहीं होने देते फूड से। देखो फूड भी है, हम एनएलपी में भी पढ़ते हैं, जब तक उसको वो टच से उसको नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, उसकी स्मेल नहीं लेगा, उससे फेमिलियर नहीं होगा। लेकिन पेरेंट्स को क्या जल्दी होती है, फटाफट उसको फूड खिलाएं। तो वो जो जल्दबाजी में उसको जब फूड खिलाते हैं तो बच्चे की क्या है, नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है फूड से। और जैसे जैसे बड़ा होता है, जो भी चीजें वो बाहर देखता है, एड में देखता है, उसके प्रति उसकी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप में फूड को लेकर मैंने बहुत प्रॉब्लम्स हर घर में सुनी है, देखी है, और उनको सॉल्व करने की भी कोशिश की है। तो बैक आंसरिंग, डिसरिस्पेक्ट। दूसरा जो पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे, जैसे पहले लोग, हम अपने पेरेंट्स के आगे कभी नहीं बोले थे, कभी भी बैक आंसरिंग नहीं की थी, हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज का बच्चा आंसरिंग करता है, हर बात पे हमें क्वेश्चन करता है। तो बच्चे का जो बैक आंसरिंग है, पेरेंट्स उसको एज ए डिसरिस्पेक्ट लेते हैं कि ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एज ए काउंसलर मैं पेरेंट्स के लिए बोलूंगी कि ये बैक आंसरिंग आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, आपके बच्चे की नॉलेज है। आपका बच्चा बाहर से बहुत सी नॉलेज लेकर आया है, तो वो आपके साथ इसलिए काउंटर कर रहा है क्योंकि अब बच्चे ने, आप अकेले नहीं उसके पास। अब बच्चे के पास क्या है, बच्चा क्रैच में जाता है, वहां से सीखता है, बच्चा नर्सरी में जाता है, बच्चा प्लेग्राउंड में जाता है, बच्चा टीवी पे कार्टून्स देखता है। उसके बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जहां पे बच्चे के अंदर बहुत जिज्ञासा पैदा हो जाती है। तो बच्चे के अंदर, आज के बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, उसकी बच्चे के पास स्टिमुलस ज्यादा है, उसकी हमारे से इंक्वायरीज वो ज्यादा करेगा। तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। क्यों कि हमने देखा कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर किया है, तो हमारा बच्चा भी हमसे क्यों ऐसे हर बात पे बहसता है, हमारी बात क्यों नहीं मानता। तो इसके लिए क्या है कि
कुछ टेक्निक्स पेरेंट्स को सीखनी पड़ेगी कि जो बैक आंसरिंग है, क्या वो राउडी होकर करता है, क्या वो अपनी कोई डिफेंस करने के लिए कर रहा है, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या है कि कहीं पे उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है। तो ये सब चीजों को डीप रूटेड, जैसे होता है ना कि आइस हमें सिर्फ ऊपर 10% नजर आती है, हमें बच्चे का जो बैक आंसरिंग या डिसरिस्पेक्ट ऊपर से नजर आती है, लेकिन अंदर जो 90% होता है वो तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन पेरेंट्स, जैसे पायलट को पता होता है कि अगर मैं अपना शिप उस तरफ लेके जा रहा हूं तो अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो ऐसे पेरेंट्स को भी जब बच्चा बैक आंसरिंग करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, उस समय पेरेंट्स को पेशेंस और एक्सेप्टेंस जो पहले हमने किए हैं, ये दोनों फैक्टर उसी समय अप्लाई करने पड़ेंगे। नॉट इंटरेस्टेड इन होमवर्क, बच्चे का होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं होता, और पेरेंट आजकल का जो है वो बच्चे को एकेडमिकली बहुत, जो बच्चा शाइन करता है उसी को अच्छा बच्चा समझता है। तो एकेडमिकली देखो, कहीं पे भी आप देखोगे, नो डाउट हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा टॉपर हो, मेरा बच्चा अच्छे किसी स्टेटस वाली जॉब पे जाए, ये तो कोड डिजायर हर पेरेंट की है। लेकिन क्या है कि बच्चा जो है ना, अभी उसने भी उसका अपना एक माइंड सेटअप है। जब तक हम बच्चे का प्रॉपर माइंड सेटअप नहीं बनाते और बच्चे के टीचर बनने की कोशिश ना करें हम, क्योंकि बच्चे को घर पे आके टीचर नहीं चाहिए, घर पे पेरेंट चाहिए। तो होमवर्क के लिए क्यों नहीं करता बच्चा, इसके हमें रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि इसका अगर होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है। डीप रूटेड कारण हमें अगर पता होगा तभी हम बच्चे का जो होमवर्क जो हमें करवाना तो है, देखो बच्चे को खाली जो स्कूल में बच्चा करके आएगा उससे काम नहीं चलेगा, बच्चे को घर पे पेरेंट्स को भी देखना तो पड़ेगा कि कैसे है, क्या है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये स्पेसिफिकली कोविड-19 के बाद तो बच्चों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ गई है पेरेंट्स के लिए। तो इसका एक कारण जो है वो टीवी गेम्स भी है, और टीवी स्क्रीन का टाइम बढ़ गया। तो उसमें क्या है कि बच्चे का जो टाइम मैनेजमेंट भी खराब हो गया। जब बच्चे रेगुलर स्कूल जाते थे तब क्या बच्चों का एक सेट डिसिप्लिन था, हर बच्चे की 1 या 2 आउटडोर गेम्स फिक्स थी, बच्चों ने आउटडोर भी जाना है, बच्चों के जो टीवी टाइम है या उनका जो भी गेम है, टीवी सीरियल्स है, उसका एक टाइम फिक्स था। लेकिन कोरोना के समय क्या हुआ कि घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहना है, स्कूल इतनी देर बंद रहे, तो बच्चों के अंदर ना नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है। तो इस नेगेटिव कंडीशन में इतने ज्यादा बच्चे हमारे पास बीमार होकर आ रहे हैं कि पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है, पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी आ गई कि हमारा बच्चा तो अब पीछे रह जाएगा, अगर इसने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करेगा तो क्या बनेगा। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका बच्चा 1-2 साल पीछे भी रह जाएगा, कौन सा फर्क पड़ने वाला है। तो वहां पे क्या है कि पेरेंट्स की एंजाइटी और बच्चे का जो कंडीशनिंग, उसके साथ टीवी के साथ ज्यादा अटैचमेंट, तो हमारा अपना भी बड़ों का हो जाता है। तो उसको क्या है कि उसकी डी कंडीशनिंग में हमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। हमें पहले अपने आप को समझने की जरूरत है कि हाँ, इसकी ये हैबिट अब बन चुकी है, ठीक है, वो हैबिट है। तो एक हैबिट को जो अगर हमने ठीक करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी के हिसाब से कि उसको धीरे धीरे मोल्ड करना है हमने। अगर हम एकदम से उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल खींच लेते हैं, टीवी का स्विच ऑफ कर देते हैं और कमांड करते हैं, आप नहीं देख सकते, आप पढ़ने बैठो, ये जो कमांडिंग वर्ड्स है ना, वो बच्चा आउटवर्डली आपको देखकर वो बैठ जाएगा। लेकिन इंटरनली अगर उसका होमवर्क पूरा करवा भी दिया आपने और उसको टीवी देखने से मना भी कर दिया, तो उसमें क्या है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई। वहां पे बच्चे ने आउट सरफेस पे आपको लगा कि आप फ्री हो गए, कि बच्चे ने टीवी भी नहीं देखा, बच्चे ने होमवर्क भी कर लिया, मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये 3 वर्क हुए हैं,
बच्चे की इमोशंस खराब होगी, बच्चे ने आपको डिस्कार्ड कर दिया, बच्चे ने उस समय बैड फीलिंग लेने के बाद उसकी जो इमोशंस खराब है, उसके जो पैटर्न्स बनेंगे वो उसकी आने वाली लाइफ पर भी बहुत बैड इम्पैक्ट डालेंगे। उसके बाद क्या है, कोरोना के कारण क्या है, लेजीनेस बहुत आ गई बच्चों में, क्योंकि उनका टीवी टाइम बहुत बढ़ गया, आउटडोर एक्सरसाइज बंद होगी, तो अब वो रिदम में नहीं आ रहे बच्चे। अगर पेरेंट्स चाहते भी हैं गेम शुरू कर लो तो बच्चे करना नहीं चाहते। क्यों? कि उनको अब वो लिथार्जी वाली चीजें अच्छी लगती हैं कि हमें टीवी देखने दे दो, हम ये करेंगे, जब हमारा तो पिछला होमवर्क पड़ा है। तो काफी जो है कोरोना के बाद नो डाउट प्रॉब्लम्स डबल तो हो ही गई ऑलमोस्ट पेरेंट्स के लिए। प्रॉब्लम उससे पहले भी थी, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण, टैलेंट के कारण, बोथ पेरेंट वर्किंग होने के कारण, ज्वाइंट फैमिली ब्रेक हो चुकी है, ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी, लेकिन ये कोविड-19 के बाद जो है एक्सट्रीम आ गया, जिसमें बच्चों को भी बहुत ज्यादा, बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, इनसिक्योरिटी होगी। अब मैं इसीलिए मैंने 7 इवेंट्स डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस में इसी अवेयरनेस पे की है बच्चों के लिए। तो मुझे इस चीज का बहुत, क्योंकि मैं बच्चों का ज्यादा डैमेज अपने सेटअप में देखती हूँ, तो इससे क्या है कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो बच्चों के अंदर जब हम देखते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन भी नहीं है, कुछ तो देखो बच्चों का अब क्या है, वो समझते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम डिसिप्लिन की बच्चे की आती है जब बच्चा 12 साल से ऊपर होता है। बच्चा जब 12 साल तक होता है, बच्चा क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स की बात मानता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जिंदगी में जो भी है मेरे पेरेंट है, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इसलिए क्या है कि 12 साल तक वो बच्चा पेरेंट्स के इंफ्लुएंस में रहता है, उनका यस यस कहता है उनको। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 12 साल से बाहर आता है, उसका ब्रेन पूरा मिच्योर हो जाता है और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होने लग जाती है। वो अपने फ्रेंड से मिलता है, पीयर से मिलता है, डिफरेंट वो अपनी एक्टिविटी भी डिफरेंट करने लग जाता है। तो वहां से क्या है कि बच्चे को समझ आने लग जाती है कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, नाउ आई एम ग्रोन अप। तो वो स्टेज आती है, क्योंकि बच्चे के पास, मैंने पहले बोला, नॉलेज बहुत है बच्चे के पास, रीजनिंग करने के लिए बहुत, उसके पास इधर उधर से उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है। पूरी आज टेक्नोलॉजी ने पूरी वर्ल्ड के साथ हमें जोड़ रखा है। तो बच्चा जब वो डिसिप्लिन नहीं करता, और पेरेंट क्या है, फोर्सिबली डिसिप्लिन करवाते हैं उससे, तो ये फोर्स 12 साल के बच्चे के साथ अगर आप ऑर्डर्स करोगे तो वो कभी भी डिसिप्लिन में नहीं आएगा। अगर उससे आप पॉसिबिलिटी बताओगे कि देखो मैं भी वर्किंग हूं, पापा भी वर्किंग है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये काम ऐसे कर लें, तो उससे क्या है कि आप भी एट ईज हो जाओगे, हम भी एट ईज हो जाएंगे। तो आप बताइए कि इसमें हमने कहां कहां पे चेंजेस करने हैं। तो बच्चे को ऑर्डर करके अगर बताएंगे ना तो यू आर रॉन्ग, तो वो कभी भी उसको करेक्शन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो आप में हमेशा, जहां पे आप में गलती होगी फिर क्या है कि फॉल्ट फाइंडिंग बन जाएंगे, पेरेंट्स भी बच्चे भी। तो बच्चे भी देखते हैं कि कब मम्मी की में गलती है, जब पापा में गलती है उसको पकड़े। तो यहाँ पे क्या है, फिर टीनेजर्स के साथ अगर बच्चे का कन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, उन बच्चे का अपने पेरेंट्स पे फेथ कम हो जाए कि ये तो मुझे ऑर्डर्स ही करते हैं, डूज एंड डोंट्स ही करते हैं, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसको कभी ये नहीं समझ आएगा कि मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं, ये मेरे को मेरी वेल विशर है। क्योंकि उस समय बच्चे की ईगो बड़ी हाई होती है, वो समझता है मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही पता है। अब कोई भी पेरेंट आते हैं ना, वो कहते हैं जी अब तो ये समझता है कि हम बेवकूफ हैं, हम बैकवर्ड हैं। तो इसमें हमें जो लैक ऑफ, फिर क्या है, जितना हम बच्चे को क्रिटिसिज्म देंगे, जो हमने देखा है पेरेंट्स के सामने कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। क्योंकि अगर तो बच्चे ने सरेंडर कर दिया कि
मैं नहीं, ठीक है मैं बात मानता रहूंगा इनकी, जैसे ये कहेंगे वैसे करूंगा। उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी टाइम पे हमने, तो हमारे सामने फिर क्या चैलेंजेस आते हैं? उनके कॉन्फिडेंस के। इवन आईआईटी आईएम में जो बच्चों का एडमिशन हुई, तो अगर कोई बच्चा आईआईटी जा रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, या आईएम में उसकी मेडिकल में उसकी एडमिशन होगी, तो नहीं हुआ। इसी बात के लिए मैंने अपनी देखा बच्चा डिस्टर्ब होगा कि बाकी बच्चे पिक्चर देखने चले गए, वो डिसाइड नहीं कर पाया। अगर उसने अपने घर फोन करके मम्मी से परमिशन ले ली, वो शर्ट कौन सी पहननी है डिसाइड ही नहीं कर पाया। तो जो टैलेंट है, जो टैलेंट से हमें जो अचीवमेंट है वो एक अलग चीज है, जो कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है। कॉन्फिडेंस हमें हर स्टेप पे चाहिए होता है। तो आज के बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी बच्चे को भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कॉन्फिडेंस। बच्चा बड़ा हाई स्कोर कर जाता है, द मोमेंट उसको कॉलेज में बुली होती है वो उसको फेस ही नहीं कर पाता, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये हमें क्या है कि जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, वो एकदम से इतनी उसको पता है मेरा रैंक इतना अच्छा आया और सब बच्चों को बड़ा मैं क्या हूं, लेकिन अंदर से क्या है कि मैं तो डिसीजन ही नहीं कर पाया कि मैं शर्ट कौन सी पहनूं, मैं खाना कौन सा खाऊं, क्योंकि वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहा। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। और ये पेरेंट्स को ये चैलेंज बहुत फेस करने पड़ते हैं बच्चों के, क्योंकि अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अब बच्चा थोड़े दिन बाद इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन छोड़कर घर आ गया, डिप्रेशन में आ गया, तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कितना प्रॉब्लम है जी। तो इसमें क्या है, फिर बच्चा कंपैरिजन करता है, पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चा भी करता है। वो देखता है कि बाकी बच्चे तो बड़े आराम से, उन्होंने तो घर में भी फोन नहीं किया, आराम से चले गए, मुझे फोन करना पड़ा। क्यों? बच्चे की ट्यूनिंग ऐसी थी। तो ये तो कुछ ब्रिलियंट बच्चों के साथ होता है। अगर बच्चा ब्रिलियंट नहीं है तो उसके साथ क्या है, उसके साथ इनसिक्योरिटीज की भावना ज्यादा होती है कि मैं अच्छा नहीं, मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर्स आएगा, फियर ऑफ अननोन होगा उसके पास, फियर ऑफ रिजेक्शन होगी उसके पास। तो ये जो टैलेंट के साथ जो मिलता है हमें, टैलेंट एक अलग चीज है, इमोशनल जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, अगर हम प्रॉपर बच्चे की वो दोनों आईक्यू और ईक्यू का इम्बैलेंस हो गया, तो उससे क्या है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स को बच्चों में आजकल फेस करनी पड़ रही है, बच्चों को भी कर रही है और पेरेंट्स कर रहे हैं। और जब बच्चे में रिलैप्स हो जाता है बच्चे का, तो पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं, जब बच्चा ही एक या दो है उनके पास, तो उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे बच्चे का बनेगा क्या। तो कंपैरिजन भी होता है बच्चों का, कि बच्चे बहुत कंपैरिजन करते हैं, बाहर से चीजें देखते हैं, वो डिमांड भी करते हैं। तो एग्जाम फोबिया, ये कोरोना के बाद एग्जाम फोबिया के बड़े पेशेंट हमारे पास आए हैं बच्चे, क्योंकि ये प्रमोट तो हो रहे हैं बच्चे, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन स्टडी के कारण बच्चों की उतनी पिकअप हुई नहीं, क्लास प्रमोट बच्चों की होगी, सिलेबस एकदम से बढ़ गया बच्चों का। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ही बच्चों के एग्जाम आते हैं, बच्चे धड़ाधड़ बीमार होकर हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि पेरेंट के लिए अब वो बच्चे का जो एग्जाम फोबिया है वो तभी कम होगा कि बच्चे, पेरेंट अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे को बताएं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पीछे हमारे ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसिस रहे हैं, उन सर्कमस्टांसिस के कारण अब अगर इस बार परफॉर्मेंस कम भी हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सिर्फ देखना है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं एग्जाम में अपीयर होने की वो 100% है। तो जनरेशन गैप तो ये तो रहेगा ही, ये तो हमारे साथ भी था कि बहुत सारी चीजें हमें भी लगता था
कि हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं करते, हमारे बच्चे भी करेंगे। और हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा थोड़ा लगता है कि हम एडवांस हो गए हैं, हम पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा बच्चे जब ऐसा हमें गैप लगता है तो वो पिंच ज्यादा करता है। गैप हमेशा रहा है, सोच हमेशा जो बच्चे की जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो सोच तो बदलेगी। सेम सोच अगर होती तो हम इतनी डेवलपमेंट कैसे करते। तो ये जो चैलेंजेस है ना, ये सारे चैलेंजेस का रूट कॉज क्या है कि एक्सीडेंटली कुछ चीजों का जो हमें नॉलेज नहीं थी, तो ये एक्सीडेंटली ये सब चैलेंजेस पेरेंट्स को अब फेस करने पड़ रहे हैं। हमारी जो फास्ट ग्रोथ के कारण हम ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, तो टेक्नोलॉजी टैलेंट ज्यादा ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। तो इसके लिए हम इसके देखते क्या करेंगे, रीजंस फॉर मिसबिहेवियर। जो बच्चों के मिसबिहेवियर्स हैं उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो कुछ कुछ तो मैंने पिछले भी कवर किया है। तो ये बच्चों का क्या है, पेरेंट्स को अगर हमारे ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर हम बच्चे के मोह में होंगे तो हम बच्चे की ओवर प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि पेरेंट को बच्चे का मोह बड़ा होता है कि मेरा बच्चा। तो उसमें क्या है, हम बच्चे की हर तरह की डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसको हर तरह से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कई दफा हम ओवर बिजी हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऐसे चैलेंजेस पड़े होते हैं जिनको हमने मीट करना होता है, तो वहां पे क्या है, बच्चे को हम प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते। तो कई दफा ऐसे हमारे जो सर्कमस्टांसिस में जब हम बच्चे को बड़ा करते हैं तो बच्चे में बहुत से मिसबिहेवियर्स जो हमने चैलेंजेस देखे हैं वो उनका आने का रहता है। अगर उसमें एप्रोप्रिएट हमने जो बच्चे को, कब हमने बच्चे को पैम्पर करना है, कब हम बच्चे को डिसिप्लिन में लेके आना है, अगर ये हमारा लाड प्यार जिसको हम बोलते हैं ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा तो हमें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। फिर है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस। बच्चों से आज हम जैसे हाईली, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे बिहेवियर के बारे में ज्यादा बॉदर नहीं करते थे। कभी कभी दिन में जब 2-4 दिन के बाद कभी कभी कोई बात बोल दी, लेकिन आज हर पेरेंट अपने बच्चे के बिहेवियर के बारे में इतना कॉन्शियस हो जाता है कि अगर 4 लोग बैठे हैं घर में, आपके बच्चे ने थोड़ा सा भी फनी कुछ कर दिया तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारी इंसल्ट कर दी। कि वो कहते हैं कि जब अगर कोई भी सोशलाइजेशन में अगर कहीं बच्चे को लेके जा रहे हैं, जहाँ बच्चे का कोई एकेडमिकली भी कुछ है, उनकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा तो ह्यूमन बीइंग है, वो तो हिट एंड ट्रायल से वो गलतियां करके सीखेगा बार बार, और कई दफा वो फन भी करेगा, उसका मूड नहीं है उस दिन। तो हमें क्या है कि जितनी हम बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे हर समय, उसको एक सांचे में डाल के रखेंगे तो उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड होगी। मिसगाइडेड पावर, तो यहाँ पे क्या है कि कई दफा हम अपनी पावर को भी ओवर यूज कर लेते हैं कि बच्चा तेरे को नहीं पता, मुझे पता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि बच्चा क्या है, फिर हमारा जो है हमें कोऑपरेट नहीं करता। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, तो बच्चे के अंदर क्या है कि अब सोशलाइजेशन बहुत कम होगी। जब से ये हमारे टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम बढ़ गया और ज्यादातर लोगों की लाइफ बिजी हो गई, तो उसमें क्या है कि फैमिलीज तो टूट ही गई है। उसके बाद सिंगल फैमिली है या सिंगल पेरेंट है तो उसमें सोशलाइजेशन बहुत कम है। तो बच्चे की वो सोशल स्किल जो ज्वाइंट फैमिली में बढ़ती थी, जहां हम जैसे बाहर से लोग हमारे घर में आते थे तो उनके साथ बच्चे इंटरेक्शन करते थे, गिव एंड टेक करते थे, लव कंपैशन मिलता था बच्चों को और दूसरे से बच्चे लर्न करते थे। अब हर चीज क्या है कि पेरेंट सिखाता है बच्चे, हर डूज एंड डोंट पेरेंट ने बतानी है। तो उसमें क्या है कि बच्चा बोर भी हो जाता है। जो चीज मल्टीपल फैक्टर से ऑटोमेटिकली बच्चे को मिलती थी, आज वही हर चीज पेरेंट ही बता रहा है। तो जो सोशलाइजेशन
कम होगी, उससे भी क्या है कि बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये यहाँ पे उसका जो है फिजिकल तो ग्रोथ ठीक हो रही है, वो अपना फन वाला टाइम भी उसका ठीक हो रहा है कि उसके एंटरटेनमेंट के लिए उसको हम मॉल में घुमाने ले जाते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया टॉयज दे देते हैं, उसको अच्छे ब्रांडेड कपड़े भी दे देते हैं। लेकिन जो एक सोशल स्किल उसकी बननी है, वो बननी है ग्रुप में जाकर, लोगों से मिलने से। तो वहां पे क्या है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन बढ़ती है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसा बिहेवियर करता है, जब उसने कोई कैसा बिहेवियर किया उसको क्या रिवार्ड मिला, किसी ने गलत बिहेवियर किया उसको पनिशमेंट की। एक चीज हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, एक चीज हम खुद हमारे साथ होता है। तो जब हमें कोई पनिशमेंट मिल रही है तो वो वहां पे लर्निंग नहीं होती, वहां पे तो क्या है, फीलिंग खराब होती है। तो ये जो लर्निंग हमें बाहर वाले, जब मैं गया वहां से लर्न कर आया कि अगर मैं गलत करूंगा तो उसकी पनिशमेंट है, तो वो पहले ही कॉन्शियस हो जाएगा कि उस दिन उस बच्चे को ये वाला गलत काम करने पे ये वाली पनिशमेंट मिली है। तो वो क्या करेगा, वो कॉन्शियस रहेगा, फिर प्रिकॉशन लेगा, तो लर्निंग होगी ना बच्चे की। तो उसमें एक स्किल जो है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी उसकी। तो फिर इम्बैलेंस वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। तो यहाँ पे क्या है कि जो फिजिकल नीड्स हैं, जैसे उसको अच्छे कपड़े देना, ब्रांडेड कपड़े देना, अच्छे टॉयज देना, ये तो उसकी नीड्स बड़े आराम से आमतौर ज्यादातर बच्चों की पूरी हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे की पूरी नहीं होती तो उसका भी यहाँ पे मिसबिहेवियर, डिमांडिंग हो जाते हैं बच्चे कि मेरी क्लास में दूसरे बच्चे ने तो ये किया। तो फिर साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है कि बच्चे देखते हैं कि उनके लिए हमने उनकी वो नीड्स कितनी पूरी की है, कि मेरा पेरेंट मेरे से कैसे बात करता है, मेरी वो मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है, जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं उनके सामने मेरे साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जब मैं फ्रेंड्स के घर जाता हूँ उनकी मम्मी कैसे इंटरेक्ट करती है। तो ऐसे भी उसकी जो फीलिंग्स हैं, जब उसने कोई बैड फीलिंग बना ली तो नेचुरली वो मिसबिहेव तो करेगा ही। तो तीसरा आ जाता है इकोनॉमिकल। पेरेंट क्या करते हैं गलती यहाँ पे कि हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो बच्चे के लिए स्कूल सेट कर देते हैं। जी मैं इसके हाई अचीवर बच्चा बनाना है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसके लिए बड़ा हाई स्कोर का मैं स्कूल में डाल दूंगा, भले मेरे को लोन लेने पड़े, मैं अपने बच्चे के लिए करूंगा। तो वहां पे प्रॉब्लम बच्चे को क्या आती है, बच्चे करते हैं कंपैरिजन। अब अगर आपने बहुत हाई स्टेटस वाले स्कूल में बच्चे को डाल दिया और जिन बाकी बच्चे मान लो वहां पे गाड़ियों में आते हैं, वहां पे बच्चों के पास ब्रांडेड चीजें हैं, तो बच्चा उस समय पेरेंट की वो फीलिंग की कभी भी इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि मेरे पेरेंट ने कितनी सैक्रिफाइस करके मेरी इतनी हैवी फीस भर रहे हैं। मोर ओवर वो कंप्लेन करेगा कि मेरे पेरेंट्स कितने नालायक हैं, इनको समझ नहीं है, मेरे बाकी फ्रेंड्स के पास इतनी इतनी अच्छी चीजें मुझे लेके नहीं देते। तो पेरेंट्स तो वो एक तरफ एप्रिसिएशन देख रहे हैं कि हम बच्चे के लिए इतना कुछ करते हैं। तो जब बच्चों को हम इंटरव्यू करते हैं तो वो कहते हैं जी ये हमारे लिए थोड़े, ये तो अपने लिए करते हैं। ये इनको अच्छा लगता था कि भी हम भी सभी से बातें करें, हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, मैंने थोड़ी बोला है, मुझे तो मोर हमारे कॉलोनी वाला स्कूल अच्छा लगता है। तो इसमें क्या है कि बच्चे के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स में अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे कि हम बच्चे को उसी सर्कल में भेजें जितने सर्कल में हम अपने बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, और वैसे ही लोगों के साथ उनको उनकी कंपनी करवाए बच्चे की, ताकि वहां से जो भी बच्चा लर्न करके आए, हमारे घर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उससे मैच कर पाए। तो इनमें भी अगर हमें इम्बैलेंस हो जाए तो बच्चे में बहुत सारे मिसबिहेवियर्स हो जाते हैं। लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स। देखो बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज और एथिक्स का लैक ऑफ जो कमी है, उसका रूट कॉज क्या है, रोल मॉडलिंग में।
प्रॉब्लम हो गई, आज इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा हो गई है, जो रोल मॉडलिंग है ना वो कम हो गई। हमारे बच्चों की सारी ग्रोथ जो है ना, हमारा भी ध्यान जो है बच्चों के ऊपर, उनकी एकेडमिकली वो ग्रो करते हैं बच्चे, लेकिन उनकी वैल्यूज का हम ध्यान नहीं रखते। इनकी जो मॉरल वैल्यूज को अगर बच्चे में हमने पैदा करनी है, क्योंकि इनके कारण ही जो है ना, अगर बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी तो वो कभी भी किसी भी की जो भी उसके कंटेंट, उसके कनेक्शन में बच्चे के साथ कोई भी इंटरेक्शन करेगा तो वो अपनी जो वैल्यूज उसके पास होंगी। अगर मान लो वो बच्चे को सेल्फिश है बच्चा, वो हमेशा उसने बचपन से हर चीज उसको मिली है, मी किया उसने, तो वो कभी भी शेयरिंग नहीं करेगा। अब दूसरा कोई बच्चा अगर उसकी वैल्यूज है, उसने शेयरिंग सीखी है, तो वो बच्चा शेयरिंग सीखेगा। ऐसे ही बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैशन है, अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करना, ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये रोल मॉडलिंग से, स्टोरी टेलिंग से हमें टाइम टाइम पे जब भी बच्चे को हमने चेक किया, क्योंकि बच्चे का जो बिहेवियर है वो 2 साल से लेकर 9 साल तक फिक्स हो जाता है। अब आपको मान लो आपका बच्चा 2 साल के बच्चे ने झूठ बोला, या किसी बच्चे को हिट कर दिया, किसी बच्चे का टॉय लेकर आ गया, तो उसका जो ये मिसबिहेवियर है हमें उसी समय करेक्ट करना पड़ेगा। उस समय हम कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको क्या पता है चोरी क्या चीज होती है, कोई बात नहीं, हल्का सा उसको बोल दिया किसी की चीज नहीं लेके आते बेटा, किसी को धक्का नहीं मारते, तो इससे नहीं। बच्चे को अगर हमने अच्छी मॉरल वैल्यूज डालनी है, बच्चे का उसी समय जब भी कोई भी आपको लगता है कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है, दूसरे बच्चे के साथ इसने ठीक नहीं किया, उसी समय बच्चे को स्टोरी टेलिंग करो, बच्चे के साथ कोई उसको रोल मॉडलिंग कराओ कि देखो इस कार्टून में ये वाला जो कैरेक्टर है उसने ऐसा बिहेवियर किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये मिले। जितनी भी बच्चे में मॉरल वैल्यूज डालनी है उसको डिसोसिएट कर लो। अगर प्रॉब्लम से एसोसिएट करके उसको वैल्यू सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चे को पनिशमेंट लगेगी। लेकिन अगर हम बच्चे को डिसोसिएट करके करने के बाद फन में उसको बताएंगे, देखो आपका ये वाला जो कैरेक्टर है इसने ये मिसबिहेव किया, ये मिसबिहेव कैसा लगा, तो क्योंकि बच्चा उसके साथ एसोसिएट नहीं है प्रॉब्लम के साथ, तो वो कहेगा नहीं नहीं ये गलत किया उसने, तो फिर उसी से पूछो करेक्ट क्या करना है, तो उसको बताओ ना, ऐसे उसी से पूछो। और अगर वो उसको नहीं समझ फिर उसको बताओ कि मेरे को लगता है ये ऐसे होता है, फिर उसके सामने कुछ थर्ड पर्सन को लेके उससे फिर इंक्वायरी करवाओ कि आपको क्या लगता है ये बिहेवियर ऐसे की ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो देखो उसकी जो ग्रूमिंग है ना, हम कहते हैं जी अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा ना फिर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको करने दो, क्या है ऐसे है, उसने दूसरे बच्चे ने भी तो इसको इनको कुछ दिया नहीं, ऑफ कर। तो ये जो चीजें है ना, पेरेंट को फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, जिस दिन सीडिंग हुई है उसी दिन से बच्चे की लर्निंग शुरू होती है, पेरेंट्स की उसी समय परीक्षा शुरू हो जाती है। चिल्ड्रंस वांट मोर इंडिपेंडेंस। तो अभी तो वैसे तो आजादी का ही युग आ गया, सब लोग आजादी चाहते हैं, तो बच्चे भी आजादी चाहते हैं। तो इसलिए बच्चों की जो इंडिपेंडेंस है वो हमें, अगर राइट वे पे चल रहे हैं बच्चे, ये ज्यादा टीनेजर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, जहाँ एडोलेसेंस स्टेज में प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को, कि बच्चे नाइट आउट करते हैं, बच्चे लेट नाइट आते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से आउट बाहर खाने के लिए जाते हैं, जब बच्चों के अपने लव एट फर्स्ट साइट, ऐसी बहुत सी बड़े बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे बच्चों में तो कंपैरेटिवली ये कम ही होती हैं। तो वहां पे भी जब हमने बच्चों को कि वो मिसबिहेवियर्स हैं, उन जितनी पेशेंस, जितनी हम उनको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, हमने बच्चे को डिस्कार्ड नहीं करना, किसी भी स्टेज पे बच्चे को डिस्कार्ड नहीं करना, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके जो भी मिसबिहेवियर्स हैं, उनको देखकर धीरे धीरे
अपने आप देखना है कि इसके लिए मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, मुझे क्या करना है, कहाँ से मुझे इसके लिए क्या, मुझे अब इंफॉर्मेशन कैसी मैं लूं कि ये बिहेवियर इसको मैं कैसे करेक्ट कर सकती हूँ। सबसे पहले तो बस एक बात, सबसे पहले जब भी आपके बच्चे में जितना भी राउडी बिहेवियर जो आपको लगे कि ये तो बहुत बड़ा है, फिर भी आप हमेशा कोई भी डायलॉग बोलो बच्चे को, कभी भी बच्चे को ये एहसास ना होने दो कि मैंने तेरे को डिस्कार्ड किया है। बच्चे के साथ हमेशा जुड़े रहना पेरेंट ने। जितनी भी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं अभी बिहेवियर डिसऑर्डर की, उसमें हमेशा एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम बच्चे के साथ जुड़कर रहेंगे, बच्चे को कभी भी ये फीलिंग नहीं देंगे कि तू मेरे से अलग है। उसको जैसे हम बिहेवियर को करेक्ट करते करते बच्चे को डिस्कार्ड कर देते हैं। हमारी वर्ड वोकेबलरी, हमारी लैंग्वेज, हमारी टोनैलिटी ऐसी हो जाती है कि बच्चे के अंदर फीलिंग आने लग जाती है अनवांटेड की। तो हमने उस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और बिहेवियर को करेक्ट करना है, बच्चे को डिस्कार्ड नहीं करना। ये बहुत बहुत जरूरी मैसेज है। तो अब है सॉल्यूशंस। तो कुछ तो साथ साथ में चल रही थी सॉल्यूशंस, तो अभी हमने स्पेसिफिकली करते हैं कि बच्चे के साथ हमने स्पेसिफिकली जो पहले ही अपना मेंटल मेकअप करके रखना है। तो उसमें क्या है, टॉक देम इन प्राइवेट। सबसे पहले कभी भी बच्चा, ज्यादातर आप देखोगे बच्चे को जब हम कहीं सोशलाइजेशन के लिए लेके जाते हैं पब्लिकली कहीं पे, जैसे मॉल में ले गए, बच्चा कोई भी चीज देखता है, क्योंकि छोटे बच्चे में क्या होता है, उसकी इमोशंस, जैसे उसने टॉय देखा एकदम से उसकी इमोशंस अराइज हो गई, तो वो चाहता है कि मुझे ये टॉय मिले, तो उसके अंदर पेशेंस भी नहीं हुई अभी, तो इमीडिएटली क्या करता है बच्चा, एक कोई ना कोई टेंट्रम करता है कि मुझे ये अब तो मिले। तो उस समय बहुत से पेरेंट्स क्या है, इंसल्ट फील करते हैं कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब उनको अच्छा नहीं लगता कि ये मेरा बच्चा है ऐसे कर रहा है। तो उस समय पेरेंट के लिए क्या चाहिए, उस सिचुएशन से बच्चे को उठाओ, बाहर ले जाओ दूर, फिर प्राइवेट उसको लेकर बैठो और उसके साथ सबसे पहले उसको सेफ्टी नेट दो, क्योंकि उसका जो राइट ब्रेन है इस समय, पूरा राइट ब्रेन वो डिमांड के लिए इमोशनली अप है। तो उसके पास लॉजिक तो होते नहीं बच्चे, छोटे बच्चे के पास, क्योंकि ब्रेन अभी उसका डेवलपिंग स्टेज पे है। तो पहले उसको सेफ्टी नेट दो। 2-3 मिनट में जब बच्चा आइसोलेशन में होगा तो वो आपकी बात को धीरे धीरे, उसकी इमोशन सेटल होंगी, फिर धीरे से वो वर्ड वोकैबुलरी के थ्रू आपको बताना चाहेगा कि वो उसको क्यों चाहिए। तो फिर उसको लिसन करो, समझने की कोशिश करो। तो जैसे ही वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, ये मैं छोटे बच्चे की बात करती हूँ, उसी समय क्या है कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उसका जो राइट ब्रेन है वो सेटल हो जाएगा। तो उस समय क्या है, वो पेरेंट की बात को सुनने के लिए वो रिसेप्टिव हो जाएगा बच्चा, उसका लेफ्ट ब्रेन काम करेगा उस समय। तो अब पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन। तो पहले हमने अपने भी राइट ब्रेन से काम रहकर बच्चे को कोई सजेशन नहीं दी, राइट ब्रेन से काम लिया। तो ये सबसे छोटे बच्चे, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की ईगो डेवलप हो जाती है। उस समय हमें क्या है कि अगर हमने किसी के सामने बच्चे को डांट दिया तो उस समय बच्चा बहुत ज्यादा बुरा मनाता है। इसके लिए मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आपने अगर बच्चों को किसी के सामने डांटा है तो आप सोचो कि अगर आपकी मदर ला या आपके हस्बैंड आपसे कोई गलती होगी, वहीं पे आपको डांट दे, आपको कैसा लगेगा? कहेंगे मैडम जी बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने कहा फिर वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, अब उसका भी ब्रेन डेवलप हो चुका है, तो उसको आपने क्यों डांटा? तो आपको चाहिए उस समय थोड़ी पेशेंस रखो, फिर उसके पास बैठो प्राइवेसी में, फिर उससे बात करो, उस समझने की कोशिश करो। तो हमेशा बच्चे को जब भी करेक्ट करना हो, पहले उससे कनेक्ट हो,
फिर उसको करेक्ट करो, फिर उससे फिर कनेक्ट हो। तो ये सब चीजें तो प्राइवेसी में होगी ना, पब्लिकली तो हो ही नहीं सकती। तो ये बच्चा देखो, बच्चे को हमने जो पालन पोषण है पेरेंट्स को 20 इयर्स तक, कितना लंबा सफर है हमारा। तो इसलिए ये कुछ चीजें जिस दिन हमारे पास बच्चा आता है उससे पहले ही हमें अपने विजन बोर्ड पर लिख कर रख लेनी चाहिए कि मैंने ये बिहेवियर तो करने ही नहीं। तो अपना मेंटल मेकअप जब हमारा पहले से हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हमने बच्चे के साथ कौन सा बिहेवियर करना है, कौन सा नहीं करना, तो उसमें हमारे डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियर होंगे। फिर इम्पल्सिव एक्शन जो है ना वो नहीं आएंगे हमारी। फोकस मोर ऑन रिवार्ड्स देन पनिशमेंट। तो हमारी जो कल्चर में है ना, वो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम रिवार्ड को क्या है पोस्टपोन कर देते हैं। बच्चा कहता है मम्मी मम्मी मुझे ए ग्रेड मिला है तो मेरी चॉकलेट दो। मम्मी कहते दे दूंगी, भागी तो नहीं जा रही, जाऊंगी बाजार लेके आऊंगी। पनिशमेंट क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ने गलत काम किया, पास या धड़म से झापड़ दे दिया उसको। तो पनिशमेंट जो है ना, बच्चे को पनिशमेंट की जगह पर हमें क्या करना चाहिए, अगर बहुत बड़ी बात है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में दो, थोड़ी सी उसको पोस्टपोन कर दो। इतने में क्या है, एक तो बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि अगर मुझे पनिशमेंट मिली है, मैं डिजर्व करता था ये पनिशमेंट। तो रिवार्ड तो इमीडिएटली, रिवार्ड क्यों कि जब बच्चा कुछ अच्छा करके आता है तो उसके डोपामिन्स कितने हाई होते हैं उसके पास उस समय, तो इतना वो एक्साइटेड होता है कि इमीडिएटली उसको रिवार्ड चाहिए होता है। तो हमेशा जब भी बच्चे के साथ हमने कोई भी प्रॉमिस करना है, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के साथ, भले ही हमारा बच्चा छोटा हो, भले ही हमारा बच्चा बड़ा हो, प्रॉमिस करने से पहले हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिवार्ड देने में, मान लो मम्मी ने कोई कमिटमेंट कर ली और जब वो रिवार्ड लेने की बात पापा के पास जाती है तो वो कहते नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, तो ये बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। तो जब भी कोई बच्चे के साथ आपने रिवार्ड देने की बात करनी है, अगर छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बड़ा बच्चा है तो उसके लिए भी पहले आप मेंटली फुली प्रिपेयर हो। और उस रिवार्ड के लिए अगर कोई बड़ी बात आपने बोल लिया बच्चे को, जैसे आप बोलते हो कि अगर आपका सीए में अच्छा रैंक आ जाएगा तो मैं आपको गाड़ी ले दूंगी, ठीक है। अब जिस दिन बच्चा हमारे, मान लो बच्चा आपका रैंक लेके आ गया, तो बच्चा कहता है जी गाड़ी निकलवाओ आज ही, तो पेरेंट्स कहते हैं निकाल देते हैं, अभी तो तू गाड़ी सीख ले। तो ये जो पेरेंट का एटीट्यूड है, जो तो मैंने एक एग्जांपल बताई है, हमारे पास सैकड़ों एग्जांपल ऐसी हैं कि पेरेंट कहते हैं अब तू गाड़ी सीख लेना फिर निकलवा देंगे। तो ये चीज बच्चे को इतनी हर्ट करती है, वो क्योंकि उसने गाड़ी के लिए कितनी उसको एक्साइटमेंट थी कि मेरा रिजल्ट आएगा और मुझे चाबी मिलेगी गाड़ी की, और उसको कंडीशन क्या लगा दी, गाड़ी सीख लो पहले। तो ये जो बिहेवियर है ये कभी नहीं बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए। उनके लिए अगर आपने ऐसा बोला है तो आपके पास वो मनी अरेंज होनी चाहिए। द मोमेंट उसका रिजल्ट आया उसको बोलो ठीक है चलो आप चॉइस करो, इन बिटवीन आपको आपका ट्रेनर देते हैं, हम ट्रेनिंग भी लो और आप देखो कौन सी गाड़ी निकलवानी है। उसको पता होना चाहिए कि हमने इतना, हमारा जो बजट है इस बजट में हमने गाड़ी देनी, निकाल के देनी है और दे देनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि बच्चे के अंदर आगे और अचीवमेंट की जो भावना आएगी, वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि रिवार्ड जो है ना उसको इमीडिएटली देना चाहिए। पनिशमेंट जो है बच्चे को हमने डिसिप्लिन करवाना है, बच्चे को कभी कभी पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, लेकिन पनिशमेंट जो है ना उसमें हमें ऐसी नहीं देनी चाहिए कि मैंने तेरे को सबक सिखाना है। मैंने कई पेरेंट्स के बच्चों को जब मैं प्राइवेटली इंटरव्यू करती हूँ तो बच्चे कहते हैं जी हमें अपने पेरेंट्स का सोते सोते ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि तेरे को सबक सिखा के रहूंगा मैं। तो ये बात बच्चों को बहुत पिंच करती है, बहुत ज्यादा पिंच करती है। उसकी जगह पे हमें बच्चे को क्या करना चाहिए कि देखो ये जो आपका बिहेवियर है ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप भी सोच लो, हमें भी रिव्यू करने की जरूरत है।
अब हमें कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ नए ढंग से कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेने पड़ेंगे, उसमें आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो देखो बात में कितना फर्क पड़ गया। एक मैंने तेरे को सबक सिखाना है, एक मैंने तेरे को चेंज करना है, आई एम योर वेल विशर। दूसरा लगता है कि मैं तेरा एनिमी हूं। तो ऐसी भावना नहीं बच्चे को कभी भी हमने देनी कि बच्चा फील करे कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे एनिमी हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारा जो पेरेंटिंग में बच्चे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जब बच्चे का पास टैलेंट कितना है, ये भी आज, क्योंकि हाँ आजकल हाई स्कोर हर पेरेंट्स चाहते हैं, और कई दफा क्या होता है कि हमारे बच्चे का आईक्यू कम है, कि एक दो सब्जेक्ट में वो, मान लो उसका मैथ में आगे चल ही नहीं रहा बच्चा, जब बच्चा साइंस सब्जेक्ट कर ही नहीं रहा, तो पेरेंट कहते हैं नहीं जी मैं तो अगर डॉक्टर हूं, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अब बच्चे कैसे बनेगा, उसको साइंस सब्जेक्ट तो अच्छे नहीं लगते। तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इसका कौन सी चीजों में कैसा कैसा इंटरेस्ट है, और ये कैसा क्या करना चाहता है, उसको सुनो। अंडरस्टूड नहीं है कि आप डॉक्टर हो, आपका बड़ा एम्पायर है, उसको चलाने के लिए आपको आपका वारिस चाहिए। तो जो बच्चा है वो आपका जरूरी नहीं वारिस बनेगा, वो जो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो हर स्टेज पे। इवन 2 साल के बच्चे को भी पेरेंट्स को चाहिए अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्व करो। जितनी पेशेंस के साथ आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, कि बच्चा जब बच्चों के साथ खेल रहा है उसको ऑब्जर्व करो कि ये बच्चा, इसका कैसा बिहेवियर है। अगर बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में देखो कौन से सब्जेक्ट में इसका ज्यादा इंटरेस्ट बनता है, और ये कैसे समझना चाहता है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज्यादा जब आप अंडरस्टैंड कर जाओगे ना बच्चे को, हम क्या करते हैं अंडरस्टूड कंपैरिजन करते हैं, देखो वो कर सकता है, वही टीचर उसका है, वही स्कूल कॉलेज उसका है, अंडरस्टूड करते हैं। तो बच्चों के साथ जो अंडरस्टूड वाला प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चों को हर तरह, हर स्टेप पे पेरेंट को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास बच्चे भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, और बाहर जो इन्वायरमेंट है वो भी इतना वर्ष हो चुका है। इन्वायरमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, हम तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनका ही सोल्यूशन कर सकते हैं, कि हम कैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को डेवलप कर लें, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले वो हमारे पास आए, थर्ड पर्सन के पास नहीं जाए वो प्रॉब्लम। वो तभी आएगी जब हमारा रिलेशनशिप बच्चे के साथ स्ट्रांग होगा। ट्राई टू आंसर ऑल व्हाई। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बच्चे के अंदर बहुत, वैसे भी पहले वाले बच्चों के साथ भी क्यूरियोसिटी होती थी, लेकिन तब क्या था, बच्चों में हेजिटेशन थी, हम अपने माँ बाप से ज्यादा जाकर बात नहीं करते थे बड़े इधर। अब जो बच्चा है वो इतना, बच्चे के पास नॉलेज है और आपसे वो रीजनिंग करता है कि अगर मुझे अब आपने ये काम करने नहीं दिया तो मुझे इसका आंसर दो, क्यों नहीं मैं कर सकता। वो वाई पूछता है आपसे, तो उसके हर वाई का प्रॉपर आंसर दो। कभी भी जब बच्चा आपसे रीजनिंग करे, क्वेश्चन करे, अगर आप बच्चे से चिढ़ोगे, गुस्से में आओगे, जब आप सोचोगे कि ये मेरा हर समय इम्तिहान लेता रहता है, तो क्या है कि बच्चा फिर जो अपनी वो क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, जो उसके अंदर नए नए कहीं कहीं से क्वेश्चंस आते हैं, जिज्ञासा है उसके अंदर, वो फिर क्या करेगा, बाहर वालों से बातें करेगा, फिर आपसे हर चीज छुपाने लग जाएगा। तो इसलिए बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, उसके हर जो भी उसके अंदर कुरेदो, अगर बच्चा आपसे बात भी नहीं कर रहा तो भी उसके साथ पूछो उससे, कि आपसे कुछ पूछे, क्वेश्चन पूछे आपसे, आप उससे भी क्वेश्चन करो, बच्चे से भी। बच्चा आपसे जब भी किसी बात पे भी आपको पूछना चाहता है तो उसके हर वाय का जवाब आपको देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो उसको बोलो सॉरी बेटा, मैं अभी इसका आपको पूरा इधर उधर से किसी से और बात करके आपको पूरा बैक आंसर कल तक दूंगी, अब मुझे पता नहीं। तो उसको अगर आपको नहीं पता तो उसमें भी आप ये गोल ना मत करो कि रहने दो, ये बातों में कुछ नहीं पड़ा। तो राइट, उसको प्रॉपर उसकी सेटिस्फेक्शन करवानी बहुत जरूरी है। गिव क्वालिटी टाइम। तो टाइम जो है क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी तो अब खत्म ही हो चुकी है, ठीक है। तो क्वालिटी टाइम में क्या है कि हम बच्चे के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करें,
बच्चे की फीलिंग को देखें कि ये इसकी, अब जब हम इकट्ठे हुए हैं, अब जैसे हम कहते हैं जी बच्चों को पिक्चर ले गए, तो वो तो क्वालिटी टाइम नहीं हुआ। बच्चे को मॉल ले गए, मॉल पे ले गए घुमाने, रेस्टोरेंट में खाना खिला ले, लेकिन क्वालिटी टाइम है कि बच्चे के साथ आप इमोशनल जुड़े बच्चे की, जैसे आप बच्चे के साथ पिल्लो फाइटिंग कर रहे हो, बच्चे के साथ आप वॉक पे चले गए हो, बच्चे के साथ आप फन कर रहे हो, बच्चे के साथ आप जोक कर रहे हो, बच्चे को पैम्पर कर रहे हो, जैसे आप इकट्ठे बच्चे के साथ, जैसे पापा और मेल चाइल्ड इकट्ठे बाथ भी ले सकते हैं, वहां बाथ टब में भी फन कर सकते हैं। तो बच्चे के साथ क्या है कि क्वालिटी टाइम, कि बच्चे को लगे कि आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, वो भले ही 20 मिनट की हो, भले 25 मिनट की हो, आधा घंटे की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय बच्चे को रियलाइज हो जाए कि मैं इनके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये कनेक्शन की फीलिंग है ना, जो बच्चे को देनी बहुत जरूरी है। ऑलवेज गिव पॉजिटिव स्ट्रोक्स। तो बच्चे को हमेशा क्या है कि हमने क्या है, बच्चे की नैगिंग ज्यादा करते हैं, तो क्या है बच्चे उसमें, बच्चे के अंदर मिसबिहेवियर ज्यादा आते हैं। हमने मक्खी नहीं बनना, हमने मधुमक्खी बनना है, कि बच्चे के में जहां पे भी, जैसे मधुमक्खी होती है ना, जहां पे भी उसको खुशबू नजर आती है वहीं पे जाकर बैठती है, वहां से उसकी अपने खुशबू लेती है। तो ऐसे क्या है कि हमें पेरेंट को भी क्या है कि बच्चे की इस निगाह से देखना है, बच्चे को कहाँ कहाँ मेरा बच्चा अच्छे अच्छे काम कर रहा है, और उसी समय एप्रोप्रिएट उसकी हमने बटरिंग नहीं करनी, उसको एप्रोप्रिएट पॉजिटिव स्ट्रोक देनी है कि आपने ये काम इस ढंग से अच्छे से किया। मान लो बच्चे ने आपको पानी का गिलास ही ला के दिया है, तो उस समय भी उसको को कहो कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आए हो। जब बच्चे ने कोई और घर में जैसे गेस्ट आए हैं, तो बच्चे ने चाय बनाकर पिला दी, बच्चे ने टेबल लगा दिया, तो कोई भी काम बच्चे ने बचपन से, उससे छोटे छोटे काम करने के लिए भी उसको इंस्पायर करो, और उससे जब वो करता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए भी उसको एप्रिशिएट करो कि ये जो आपने एफर्ट किया। क्योंकि जब हम बच्चे के एफर्ट पे उसको एप्रिशिएट करते हैं, बच्चा अगला स्टेप फिर और लेता है, फिर अगला स्टेप और लेता है। तो पॉजिटिव स्ट्रोक का बहुत बड़ा बच्चे की ग्रोथ में रोल होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, कुछ सॉल्यूशंस किए, तो कुछ चैलेंजेस देखे। तो पेरेंटिंग में क्या है कि ओवरऑल जितना हमें ये देखने को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, तो फ्रेंड्स बड़ा काम नहीं है ये। तो जब हम करने लगते हैं ना, ये तो फन है। खाली थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है कि अब फास्ट लाइफ में थोड़ी सी हमें अवेयरनेस चाहिए कि अब इसके लिए कौन सी, मैंने कैसे कैसे क्या क्या करना है। उस अवेयरनेस से जब मैं पेरेंटिंग करूंगी तो मुझे बहुत पेरेंटिंग में मजा आएगा, क्योंकि पेरेंट बनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अगर कोई पेरेंट नहीं बनता, तो मैंने देखा हमारे तो जलंधर में कि आप सभी जगह पे इतने आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं कि पहले जैसे हम अपने काम को फोकस करते रहे, कैरियर को बनाते रहे, लेकिन जब लेटर स्टेज पे हमने बच्चा प्लान करने का सोचा, तब तक क्या है कि हमें इतनी पेशेंस हो जाते हैं कि हमें जल्दी बच्चा चाहिए। तो बच्चा एक गिफ्ट है, और हर व्यक्ति जब उसको बच्चा मिलता है वो अपने आप को कंप्लीट इंसान समझता है। तो ये जो बातें अभी इतनी डिस्कस की हैं, ये कोई स्ट्रेस वाली बातें नहीं है, ये थोड़ी सी हमें अवेयरनेस है कि हमें हमारे डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए। और थोड़ी सी, हम बहुत सभी इंटेलिजेंट है, थोड़ी सी अवेयरनेस से क्या होगा कि हम अपने बच्चे के साथ इतना एंजॉय करेंगे, और ये बच्चों की जर्नी इतनी प्लेजेंट होती है, और वही लोग ब्लेस्ड हैं जिनके आंगन में ये फूल खिलते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।
सो डू यू थिंक ये सेशन वर्थ करता है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन में लाने के लिए मिली? और कहीं कहीं पर तो लगा होगा कि कहीं मेरी ही बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये सिचुएशंस नहीं आई हैं लाइफ में तो आ सकती हैं किसी भी वक्त। एंड हु नोस कि जो लोग अपनी लाइफ में आगे जाकर इसी तरह के नोबल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनके सामने कितने ही पेरेंट ऐसी चीजें लेकर बैठ सकते हैं कल को। अगर आपको इन सब का सोल्यूशन अपने लिए मिल जाए तो आपको नहीं लगता आप दूसरों को सोल्यूशन देने वाले बन सकते हैं? तो अगर आपके जहन में कहीं भी थोड़ा सा भी है कि आप दूसरों को सोल्यूशन देने वाले बनना चाहते हैं और अपने लिए सोल्यूशंस चाहते हैं, one more session you are having at Saturday 7 PM. Yes, हर सैटरडे को एक नई सीरीज शुरू हुई है जहां न सिर्फ आपकी लाइफ के इसी तरह के डायमेंशंस, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए ये स्पेशल सेशन है जो हर थर्सडे चलता रहेगा अलग अलग तरीके से। कभी हम स्टूडेंट्स के ऊपर काम करने के लिए आपको बताएंगे, उनके लिए इंफॉर्मेशन देंगे, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, और कभी हम आपको पेरेंटिंग के लिए इसी तरह के सेशंस जो इंफॉर्मेटिव भी होंगे और बातों ही बातों में, कितना इजीली वीना जी ने एक्सप्लेन किया, कितना इजीली बातों बातों में कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं। वो बताया कि बच्चे से बात करनी है तो यू नीड टू थिंक फर्स्ट, वेट, रिएक्शन देने से पहले 5 सेकंड के लिए एक पॉज लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप अगर ये 5 सेकंड का पॉज लेते हैं ना, तो वो 5 सेकंड में आप सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, ना कि रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये 5 सेकंड वाली टिप्स मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच वीना जी कि आपने इतने अच्छे तरीके से इन सब को ये बताया कि सिर्फ अगर बात मनवानी है तो उसके रास्ते और भी हो सकते हैं। पनिशमेंट देना भी है तो पनिशमेंट कैसे दें? देखिए, पनिशमेंट से क्या होता है, पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को परेशान करना चाहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट रहा और मुझे पर्सनली बहुत बेटर लगा कि यस, पनिशमेंट के लिए पहले बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना भी जरूरी है, दैट व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। तो उसको पता हो कि लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। यहां पर आप उसे पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसकी स्किल को डेवलप कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता हर वक्त जो आप चाहोगे वही होगा, मनमानी करते रहोगे जिंदगी में। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जहां आप जीवन में मनमानी करेंगे एनवायरमेंट में, एंड यू आर द वन हु इज गोइंग टू टेक ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज। तो अगर काम आप करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज तो आपको लेने ही होंगे। सो इस तरह से उनकी लर्निंग भी होती है। सो यू नीड टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। जरूरी नहीं है आप बैठ के घंटों बच्चों से बात करें, लेकिन जितनी बात करें वो ऐसी करें कि उनके समझ में आए, वो सेम पेज पर आपके साथ आ पाए। इसी तरह के सेशंस जारी रहेंगे, लेकिन सैटरडे का सेशन आपकी लाइफ के हर डायमेंशन के लिए आपको हेल्प करेगा। सैटरडे 7 PM, इस सैटरडे को भी 17 तारीख को शाम को 7 बजे ये वेबिनार सीरीज है जो स्टार्ट हो रही है। और ये वेबिनार से कहीं ज्यादा बढ़ के है। जो लोग वेबिनार देखते हैं उनको पता है कि कितने सारे सोल्यूशन मिलते हैं सक्सेस लेगेसी के वेबिनार में भी। सो दिस वन सेशन इज डेफिनेटली नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। So see you at 7 PM Saturday, and thank you so much वीना जी for your valuable information. जिन लोगों ने पिछला सेशन मिस किया वो जाकर YouTube के चैनल पर देख लें, उनको मिल जाएगा। जो लोग आज का सेशन मिस कर चुके हैं उनको अगले सेशन में पता चलेगा कि ये सेशन वो कहाँ कैसे देख सकते हैं। So keep watching and stay tuned. Thank you so much. God bless you.